हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर 7 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि आपको किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। यानी कि सबसे अधिक प्रदूषण ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वह आम बात है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होना चाहिए। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए पानी और शौचालय के बीच। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि त्याज्य यानी कि फेंकने योग्य कचरे में होता है। त्याज्य या फिर त्याग देने वाले, जिसको हम फेंक सकते हैं, वैसे कचरों में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फेंकने योग्य कचरे होते हैं उसमें ठोस भी होता है, अर्ध तरल मिश्रण भी होता है, तरल भी होता है। ठोस के अंतर्गत वैसे कचरे आते हैं जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए, और तरल मिश्रण में आ गया जो कि खाद्य पदार्थ बन गया है, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया। तरल में हो गया अन्य प्रकार के वैसे वस्तुएं जो कि तरल अवस्था में रहती हो, जैसे दूध खराब हो जाने के बाद उसे फेंक सकते हैं। इस प्रकार के फेंकने योग्य कचरे के अंतर्गत तीनों शामिल होता है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भूमिगत जल है वह कभी दूषित नहीं हो सकता है, लेकिन नदी का जल, झील का जल, कुआं का जल, ये सभी दूषित हो सकते हैं, पर भूमिगत जल दूषित नहीं हो सकते। तो इसलिए 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। गांव में समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किनकी है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो समूचे गांव की स्वच्छता को जिम्मेदारी है वो गांव के लोगों के पास है, स्वास्थ्य कर्मियों के पास है, ग्राम पंचायतों के पास है। इन सभी के पास गाँव को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है। इसलिए 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया कि रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है, यानी कि मानव के शरीर में जो रक्त पाया जाता है उस रक्त में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 90% जल होता है। बाकी के 10% में ठोस कण पाए जाते हैं, जैसे कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। इस प्रकार के बहुत सारे जो कण है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि 10% में रहते हैं। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 90%। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 से पूछा है कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 kg वजन का है तो उसमें से 65 kg उसके शरीर के अंदर पानी भरा हुआ है, और उसके अलावा जो 35% है वह ठोस पदार्थ है, जैसे कि बोन्स हो गया, मांस हो गया, और इसके अलावा अन्य पदार्थ जो होता है वो 35% में होता है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के जो वजन का है वो 65% जो भाग होता है वह जल होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है।
तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं हम पीने के पानी को साफ करने के लिए। 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, जैसे कि हैजा हो गया, अतिसार हो गया, डायरिया हो गया, यह हैजा लिखा हुआ है, इन सभी बीमारी हमें अशुद्ध जल पीने के कारण होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर बच्चे के शरीर में कितना प्रतिशत पानी कम जाएगा तो बच्चे का मृत्यु हो जाएगा। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बच्चों की शरीर में 20% पानी कम जाता है, यानी कि अगर जो बच्चे हैं, बच्चे की शरीर में 65% पानी पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, अगर 65 से घटकर 45% हो गया तो तत्काल बच्चे का मृत्यु हो सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जैसे कि जो लाल ग्रंथियां से निकलता है जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, ये सभी पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल के स्रोत के रूप में मदद करता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। एक व्यक्ति के जो शरीर है, शरीर कितना पानी चाहिए, यह आवश्यकता किस पर निर्भर करता है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर मनुष्य के शरीर को कितना पानी चाहिए, यह मौसम पर भी निर्भर करता है, खान पान की आदतों पर निर्भर करता है, क्रियात्मकता पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी। अगर कोई जो व्यक्ति है वो खाते समय भी पानी पी लेता है, लेकिन जो कोई व्यक्ति होता है खाने के बाद पानी पीता है, ये सब आदतों के कारण जो व्यक्ति को पानी की निर्भरता है वो अलग अलग तरह से पड़ता है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि जल का निष्कासन नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन्स है जिससे जल का निष्कासन नहीं होता है। तो गुर्दा या फिर किडनी, फेफड़े, पेट, त्वचा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन है जिससे जल का निष्कासन नहीं होता है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पेट है, पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है। गुर्दा यानी कि किडनी से होता है, फेफड़ा से होता है, त्वचा से होता है, त्वचा से घाम के रूप में, पसीना के रूप में, गुर्दा से मूत्र के रूप में, फेफड़ा से जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प है उसको छान कर फेफड़ा जो है वह पानी में बदल देता है। तो इन प्रकार से जल का निष्कासन तीनों ऑर्गन से होता है, लेकिन पेट से नहीं होता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि पानी का स्रोत नहीं है, जल का स्रोत नहीं है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ एक जल का स्रोत नहीं है। जो भोजन है, भोजन जल का स्रोत है। पेयजल भी, पेय पदार्थ भी, ये सभी में जल की मात्रा उपस्थित होती है, लेकिन मिठाइयाँ में बहुत कम मात्रा में जल होती है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिठाइयाँ एक जल का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है कि शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है, यानी कि किस क्रिया के दौरान शरीर से पानी का नुकसान नहीं होता है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हम नहाते हैं वो नहाना हमारे शरीर का क्रिया नहीं है, यानी कि हम नहाते हैं वो बाहरी शरीर को साफ करते हैं, ये आंतरिक क्रिया नहीं है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, इसमें पानी का जो
मतलब कि व्यय है ये अलग प्रकार से होता है, पसीना से अलग होता है, शरीर का वर्ण पदार्थ ये अलग प्रकार के होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है। शरीर के अंदर किसके द्वारा जो है जल का व्यय नहीं होता है, हम नहाते हैं, वो जल का व्यय शरीर के द्वारा नहीं होता है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा कि व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। तो व्यक्ति के जल की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि कोई काम करना है उस पर निर्भर करता है, भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है। इन सभी प्रकारों पर व्यक्ति को जल की कितनी आवश्यकता होती है ये निर्भर करता है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मलमूत्र पानी में आघुलनशील होता है, यह कथन गलत सही है। निम्न में कौन सही नहीं है। तो जो मलमूत्र है, मलमूत्र पानी में आघुलनशील होता है, ये गलत है, यानी कि ये गलत नहीं है, ये सही है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि निम्न में कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा 17 का ए। यानी कि मलमूत्र पानी में आघुलनशील है, बल्कि आघुलनशील नहीं, यह घुलनशील है। तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि जल भोजन को संतुलित करता है, ये सही बात है। निर्जलीकरण घातक हो सकता है, ये सही है। जल की प्राप्ति भोजन से होता है, ये सही है। लेकिन जो ऑप्शन ए है मलमूत्र पानी में आघुलनशील है, आघुलनशील नहीं होता बल्कि घुलनशील होता है। तो ये कथन गलत है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को चुनने के लिए बोला है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये पूछा है कि शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार निम्नलिखित में से क्या है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है कि नमी की कमी होती है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण शरीर में नमी की कमी होती है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में नमी कम बच जाता है, जिससे कि व्यक्ति को पानी चढ़ाना पड़ता है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है कि निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। यानी कि जो डिहाइड्रेशन से व्यक्ति मरता है उसको निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो पिलाने से उसकी जान बच सकती है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि ORS जो घोल होता है उसको पिलाकर जो रोगी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है, उसके जान को बचाया जा सकता है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा कि नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो निम्नलिखित में से नगरों में पानी के प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वाटर वर्कर्स है वो शहर में पानी पहुंचाता है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से भी नगर में पानी पहुंचता है, लेकिन यहाँ सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल किस प्रकार का होता है। तो स्वच्छ जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कीटाणु रहित होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहरापन हो सकता है, निंद्रा में बाधा आ सकता है, ये सभी कारण हो सकता है ध्वनि प्रदूषण का। 23 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषित नहीं होता है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वाहन है, वाहन धुएं से जो है वो आंतरिक वायु प्रदूषित नहीं होता है वाहन के धुएं से। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है।
शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, यानी कि शहर के क्षेत्र में कौन सा कार्य करने पर हमें दंड दिया जा सकता है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, जैसे कि खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना, लाउड स्पीकर बजाना, ये सभी शहरी क्षेत्रों में प्रोहिबिटेड होता है, यानी कि मनाही होता है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नवंबर को भारत में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है। तो जल के निम्नलिखित में से शुद्धिकरण का तरीका क्या है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि छान कर हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीन के उपयोग से जल को शुद्ध किया जा सकता है, जल के शुद्धिकरण यंत्र से शुद्ध किया जा सकता है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नालियों का पानी है इससे भूमि प्रदूषण नहीं होता है। बाकी जैसे खुले क्षेत्र में मल त्यागना, कीटनाशक, वनों की कटाई, ये सभी भूमि प्रदूषण का कारण है। और बाकी जो नलियों का पानी है यह भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा कि जल की संरचना होती है। तो निम्नलिखित में से जल की संरचना किस किस तत्वों से बना है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। जैसे कि H2O, यानी कि दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन के मिलने से 2:1 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनने की समस्या हो सकती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जैसे कि फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, CNG गैस वाहनों का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, ये सभी कारण है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने का। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या लक्ष्य है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य या फिर लाभ क्या है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का लाभ है स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाना, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना, ये सभी लाभ है स्वच्छ भारत अभियान का। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह गैस जो है वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ये एक जहरीला गैस है, इसे दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र है वह CO होता है, इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा गया है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गांव के लोगों की भी समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी है।
ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी है, स्वच्छता कर्मियों की भी जिम्मेवारी है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसे हम देख लिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन सीरीज समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अन्य वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो साइंस के चैप्टर है, साइंस के भी चैप्टर उपस्थित है, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।